एपिसोड 20। मैंने राबिया से अस्पताल में मिलने का वादा किया और मोहसिन को वहीं छोड़कर बीडन रोड पहुंचा। रिक्शा को मैंने रैंकर एंड कंपनी वाले किनारे पर रोका और बाकी फासला पैदल तय करके ठीक 8:30 बजे उस जगह जा पहुंचा जिसके सामने मीर वजीर एंड कंपनी का साइन बोर्ड आवेजा था। दफ्तर एक 2 मंजिला इमारत के ऊपरी हिस्से में था। नीचे 4 दुकानें थी जो भी बंद थी। दरवाजा उनके बीच में से निकाला गया था। जीने में खुलने वाले दरवाजे का एक पट था जो जदीद किस्म का फ्लश डोर था। ऊपर का आधा पट शफाफ शीशे का था जिसके गिर्द बालिश पर चौड़ा लकड़ी का हाशिया था। डोर लॉक भी खुदकार टाइप का था लेकिन हिफाजती इंतजाम की तकमील बाहर की जानिब लोहे की सिमट जाने वाली ग्रिल लगा के की गई थी जो इस वक्त मुकफ्फल थी। पुरानी इमारत में नया इंतजाम बिल्कुल अलग नजर आता था। ऊपर की मंजिल में भी खिड़कियां तब्दील की गई थी। नई बड़े बड़े शीशों वाली खिड़कियों की जगह पहले पुरानी तर्ज की लकड़ी के पट वाली और सलाखों वाली खिड़कियां होंगी जो आसपास की दूसरी इमारतों में अब भी मौजूद थी। मीर वजीर एंड कंपनी के दफातर के बाहर ग्रिल लगाई गई थी जिस पर सिल्वर कलर था। किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के ऑफिस में ये गैर मामूली हिफाजती इंतजाम मुझे गैर मामूली लगा। शायद उसकी वजह वो शकूक थे जो कारोबार की नौयत के बारे में पहले से मेरे जहन में मौजूद थे। साइन बोर्ड ऑफिस की तवालत के बराबर और खिड़कियों की दहलीज तक चौड़ा था। 10 मिनट तक मैं अपने सामने से गुजरने वाले साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को देखता रहा जो सब अपने अपने ध्यान में मगन थे। बारिश से बचने के लिए किसी की तरफ देखे बगैर जल्द अज जल्द मंजिल तक पहुंचने की फिक्र में थे और इधर उधर पनाह ले रहे थे। फिर एक शख्स मेरे साथ आन खड़ा हुआ। वो नौजवान था लेकिन उसकी सेहत अच्छी नहीं थी। सोते हुए चेहरे पर बड़ी हुई शेव के बायस वो कुछ बीमार सा लगता था। हम दोनों ने सिर्फ एक बार एक दूसरे को देखा और फिर मैंने उसे अपने जैसा पनाह गुज़ीर समझकर नजरअंदाज कर दिया। ये महज मफरूजा था कि मीर वजीर एंड कंपनी के मुलाजिम आते होंगे और चले जाते होंगे। अगर किसी को आना होता तो अब तक जरूर आ जाता। 9 बजे के बाद तो कोई दफ्तर नहीं लगता। क्या मुसीबत है? मेरे करीब खड़े हुए नौजवान ने बड़बड़ा के अपने आप से कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? उसने झंझलाकर नफी में सर हिलाया। उसका मुतफक्किर और परेशान चेहरा देखकर मुझे फौरी तौर पर एक ख्याल आया। मेरा ख्याल है आप इस कंपनी में काम करते हैं। मैंने सामने की तरफ इशारा किया। करता था जी, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली थी। 6 महीने भी नहीं रही। क्यों, निकाल दिया क्या? नहीं जी, कंपनी ही बंद हो गई। मुझे क्या मालूम था कि ये परचून की दुकान है। मालिक मर जाते हैं तो कोई कंपनी बंद होती है क्या? वो बोला, नहीं, मालिकों के वारिस चलाते रहते हैं, वरना मैनेजर होते हैं। मालिक हो या ना हो, कारोबार जारी रहते हैं। यही तो मुसीबत है जी। मैनेजर साहब 2 हफ्ते के दौरे पर बाहर गए हुए थे। यहाँ मालिक का किसी ने खून कर दिया। मैनेजर को कल आ जाना चाहिए था मगर यहाँ तो ताले पड़े हैं। तुम तो खामखा मायूस हो रहे हो। मैनेजर आ जाएगा आजकल में? अल्लाह जाने जी। ऑफिस की चाबियां उनके पास होती थी या मैनेजर के पास। एक चला गया बाहर और दूसरा ऊपर। मैं घर चलूं, कल देखूंगा। उसने सर झुकाया और तेज तेज कदमों से रवाना हो गया। अभी वो चंद ही कदम दूर गया होगा कि उसे एक और शख्स ने रोक लिया जो निस्बतन उम्र रसीदा था। उन्होंने आपस में कोई बात की। नौजवान ने नफी में सर हिलाया और जल पड़ा। दूसरा शख्स थके थके कदमों से चलता हुआ मेरे साथ आन खड़ा हुआ। वो 40 से ज्यादा उम्र का फरबा बदन आदमी था। आप मुझे पुराने आदमी लगते हैं। कब से मुलाजिम है यहाँ? मैंने किसी तमहीद के बगैर कहा। वो शख्स चौंका। जी हाँ, 7 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। मैं अकाउंटेंट हूँ। वो मुझे गौर से देखने लगा। क्या मैनेजर को किसी ने इत्तला नहीं दी कि मालिक के इंतकाल के बाद ऑफिस बंद पड़ा है? उसे अपना दौरा मुख्तसर करके वापस आ जाना चाहिए था। मैंने बड़े वक़ार और मतानत से कहा, लोग आके वापस जा रहे हैं। क्या नाम है आपका अकाउंटेंट साहब? गुलाम अली जनाब। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और ये सब? मेरा मतलब है कि आपका इन मामलात से क्या ताल्लुक है? वो हद से ज्यादा ताबेदार किस्म का गरीब और मिस्कीन नजर आने वाला शख्स था, कुछ नर्वस टाइप का। इस कंपनी के एक मालिक थे वजीर खान, उनसे वाकिफ हैं आप? क्यों नहीं जनाब, वो तो बड़े मेहरबान थे, मेरे मोहसिन थे। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। मुझे उन्होंने बड़े बुरे वक्त में सहारा दिया था। मैं बेरोजगार था। 10 साल की मुलाजमत के बाद ईमानदारी के जुर्म में मुझे निकाल दिया गया था। मैं PWD में मुलाजिम था। मेरी बदकिस्मती के मुझे स्टोर में भेज दिया गया। मेरे इनकार के बावजूद मैं जानता था कि यह साजिश है। वहाँ सब खाते थे और खूब गबन करते थे। उन्होंने मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश की लेकिन मैंने अपना ईमान कभी नहीं बेचा। मैंने खाने वालों की शिकायत की, नीचे से ऊपर तक सबको बताया, पर कुछ नहीं हुआ। उल्टा मेरे खिलाफ महास बन गया। मैं अकेला क्या कर सकता था? उन्होंने मुझे मुतादिद इल्जामात में मुलविस कर दिया और तहकीकात उनके सुपुर्द हुई जो नीचे वालों से लेकर खाते थे। उन्होंने मुझे खतरनाक समझते हुए बदउनवानी का मुर्तकिब करार दिया और बरतरफ कर दिया। मैंने मरहूम वजीर खान को सब कुछ बता दिया। वो आदमी को पहचानते थे। उन्होंने कहा, फिक्र ना करो गुलाम अली, बंदे का खुदा जब तक है उसका रिस्क कौन बंद कर सकता है?
अगले दिन मुझे उतनी ही तनख्वाह पर नौकरी मिल गई। आप उनके जनाजे में तो शरीक हुए होंगे जनाब। अब हम इतना भी ना करते तो लानत है हमारे इंसान होने पर। आदमी एहसानमंद हो, नमक खाया हो उसने और उसमें इतनी शराफत भी ना हो, तो इससे तो कुत्ता होना अच्छा। अच्छा गुलाम अली साहब, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, कहीं बैठकर। आप गायबाना तौर पर मुझसे जरूर मुतारिफ होंगे। मैं सिकंदर बख्त हूँ, मरहूम वजीर खान का बेटा। आप? वो चिल्लाया और उसने मेरा हाथ थाम लिया। आप तो लंदन से आए हैं, मगर मैंने तो सुना था कि... आपने ठीक सुना था, लेकिन जो कुछ सुना उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आप एक साजिश का शिकार हुए थे, ऐसे ही मैं भी एक साजिश के जाल में फंस गया हूँ, और मुझे शुबा है कि मेरे वालिद मरहूम भी किसी साजिश का शिकार हुए थे। मैं असल हालात पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और खासा पुरुम्मीद भी हूँ, क्योंकि मुझे वालिद के मुखलिस दोस्तों का ताउन हासिल है, और कुछ मेरे हमदर्द भी हैं जो समझते हैं कि ये क्या चक्कर है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकेंगे? क्यों नहीं जी, अपने सिकंदर साहब, मुझ पर तो एक एहसान का कर्ज है। मेरा बाल बाल उस कर्ज में बिंधा हुआ है, और मेरे बीवी बच्चे भी दुआ देते हैं उस नेक बंदे को जिसने मुझे ऐसे वक्त में पनाह दी जब सारा जमाना समझता था कि मैं बेईमान और बदनीयत हूँ, और मुझे कोई चपरासी तक रखने को तैयार नहीं था। किसी को मुझ पर एतबार नहीं था। यही मेरी पोजीशन है आजकल जनाब, मैंने गुलाम अली से कहा। कॉन्टिनेंटल शिजान करीब तरीन रेस्टोरेंट था। चंद मिनट बाद हम उसकी पुरसुकून फिजा में महकती गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे थे, और मैं उसे बता रहा था कि मेरे और मेरे वालिद के खिलाफ साजिश की नौयत क्या है। मैंने उसे तमाम वाक़यात नहीं सुनाए, बल्कि वही बातें बताई जिनका ताल्लुक मीर वजीर एंड कंपनी के हालात से था। मैंने बताया कि किस तरह मीर शराफत ने कारोबार में एक शरीक की हैसियत से दाखिल होकर तमाम कारोबार पर कब्जा किया, कैसे मेरे वालिद को किसी नामालूम तरीके पर ब्लैकमेल किया और उन्हें अज़ूए मुअत्तल बनाकर अलग रख दिया। उनके बारे में मशहूर किया गया कि वो बीमारी के बायस माजूर हैं, और उनसे हिसाबात पर दस्तखत लेकर उनका मुनाफा हजम कर लिया गया। किसी को ये बात मालूम न हो सकी, मगर वजीर खान मरहूम कौड़ी कौड़ी को मोहताज होके उस कोठी में मामूली मुलाजिम की हैसियत से काम करते रहे जहाँ से उनका जनाजा उठा। उस पुराने नमकखार के लिए ये बात नाकाबिल यकीन साबित हुई कि वो कोठी जहाँ वजीर खान का इंतकाल हुआ था उनकी मिल्कियत नहीं थी। तहाँ मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ मालूम कर लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। जीत अगर सच की होती है तो मुझ पर कत्ल का झूठा मुकदमा करने वाले नाकाम होंगे, और मैं नमक हरामों को बेनकाब करके इबरतनाक सजा दूंगा। अब मुझे शक नहीं यकीन है कि वजीर खान मरहूम के इंतकाल का सबब गठिया का मर्ज नहीं था, जैसा कि अब के उनके दुश्मनों ने मशहूर कर दिया, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए मैंने अदालत में दरख्वास्त दी है कि लाश को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम किया जाए। अदालत में मुझे 3 गवाह पेश करने होंगे जो हल्फिया बयान दे सकें कि वो तदफीन के वक्त मौजूद थे और कब्र की निशानदेही करें। एक गवाह चिरागदीन का चौकीदार है। अगर दूसरा गवाह गुलाम अली हो जाए तो सिर्फ एक और गवाह की कमी रह जाती है। उसे यकीनन इल्म होगा कि जनाजे में और कौन कौन लोग शरीक थे और किसकी गवाही पर एतमाद किया जा सकता है। गुलाम अली ने कहा कि यह कोई मसला नहीं है, कंपनी के तमाम पुराने नमख्वार मेरे साथ होंगे और मुकर्ररा तारीख पर गवाही के लिए हाजिर भी हो जाएंगे। गुलाम अली के लिए इंकिशाफ इतना सनसनीखेज और नाकाबिले यकीन था कि वह अहमकों की तरह मुंह खोले बैठा रहा, और बार बार मुझे उसको मुतवज्जो करना पड़ता कि चाय ठंडी हो रही है। एक बार तो उसने कहा, गोली मारे जी चाय को, मेरा तो खून खौल रहा है। मैंने उससे कहा कि यह मसला जज्बात पर काबू रखे और अकल से काम लेकर हल होगा। फिर मैंने उसे बताया कि सारा चक्कर इसलिए जलाया गया था कि मुझे इस कारोबार से अलग कर दिया जाए। मरहूम वजीर खान के बाद मैं ही कारोबार का वारिस हूँ, और कुछ लोग जो इस जायज कारोबार की आड़ में नाजायज कारोबार कर रहे हैं, इसलिए खौफजदा है कि कहीं मुझे इस नाजायज कारोबार की नौयत का इल्म न हो जाए। वो भौचक्का रह गया। ये शक आपको कैसे हुआ जनाब कि कंपनी में कोई नाजायज कारोबार हो रहा है? मुझे एक पेशकश की गई थी। मैंने सोच समझ कर कहा कि मैं कारोबार पर अपने कानूनी हक से दस्तबरदार हो जाऊं तो मुझे एक माकूल रकम दे दी जाएगी, मुझे वापस लंदन जाके रहने का मौका फराहम कर दिया जाएगा, और मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात भी खत्म कर दिए जाएंगे। किसने की थी ये पेशकश? मीर साहब ने। गुलाम अली ने राजदाराना अंदाज में आंखें झुक कर कहा, हाँ यही समझ लो। मैंने फिर कुछ सोचकर कहा, और उसके बाद उनको कत्ल करा दिया गया, है ना यही बात? वो पुरजोश लहजे में बोला, हाँ कुछ ऐसी ही बात है। मैंने दिलावर के जिक्र को गोल कर दिया। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो लंदन में पार्टनर बनने के लिए भी कहा गया था, यानी मैं मालिक ना रहूं, उनका एजेंट बनकर उनके नाजायज कारोबार में शामिल हो जाऊं। जाहिर है कि मैंने इनकार कर दिया, और अब मैं विरासत का सर्टिफिकेट लेने के लिए मुकदमा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द कंपनी वैसे ही चलेगी जैसे मरहूम वजीर खान के जमाने में चलती थी। ये बताओ, मीर शराफत अली ने किस किस को बरतरफ किया था? तुम्हारे सामने अपने वो कौन कौन से आदमी लाया? वो कैसे लोग हैं? लोग तो मीर शराफत अली के रवैये से भी नाला थे। गुलाम अली ने कुछ देर बाद बात शुरू की।
وہ ان کے ساتھ بہت ذلت والا سلوک کرتا تھا. وفاداری کا مطلب اس کے نزدیک غلامی تھا. وزیر خان مرحوم کہتے تھے تم سب اس عمارت کے ستون ہو. وہ سب کو اپنا ساتھی سمجھتے تھے, ملازم نہیں. ان کے زمانے میں مینیجر تھے الوی صاحب. ان کے مستعفی ہونے کے بعد یہ مینیجر آیا. یہ بھی بس میر شرافت علی ہے. آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا, کسی کی عزت نہیں کرتا. ظاہر ہے اس کی عزت بھی کچھ نہیں ہے. سب ڈرتے ضرور ہیں مگر پیٹ پیچھے گالیاں بکتے ہیں. جوان اور اسمارٹ سا آدمی ہے لیکن عیاش ہے, پینے پلانے کا شوقین. شادی نہیں کی مگر ہر وقت کسی نہ کسی کو ساتھ رکھتا ہے. ایک تو یہاں رہتی ہے سیکریٹری بن کے, سال بھر بعد رخصت کر دی جاتی ہے. بہت سے قصے مشہور ہیں کہ کس کس نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی. اچھا, کس بات پر بلیک میلنگ کرنے پر اتر آتی تھی وہ؟ میں نے دلچسپی اور حیرانی سے کہا. بہت بھولے ہیں آپ سکندر صاحب. وہ ہنس کر بولا, اجی جب ایک خوبصورت جوان سیکریٹری ہر وقت کمرے میں رہے گی تو آخر کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ کس بات پر بلیک میل کرے گی وہ؟ اچھا سمجھ گیا میں. کیا نام ہے مینیجر صاحب کا؟ رہتے کہاں ہیں وہ, اور کتنا عرصہ ہوا ان کو یہاں آئے ہوئے؟ 2 سال ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں. گوا کے رہنے والے ہیں مسٹر ڈی سلوا. اسی زمانے میں پاکستان آئے تھے جب انڈین گورنمنٹ نے گوا کا الحاق کیا تھا. چھاونی کے علاقے میں کہیں رہتے ہیں. اچھا غلام علی, مجھے تم سے مل کر اس لیے بہت خوشی ہوئی کہ تم صحیح معنوں میں قابل اعتماد دوست ہو, باضمیر انسانوں اور معاملات سے خاصے باخبر ہو. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی. اگر تم واقعی اس احسان کا قرض اتارنا چاہتے ہو جو میرے والد نے تم پر کیا تھا تو تم مجھ پر احسان کر کے اتار سکتے ہو. وقتاً فوقتاً مجھے تم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا اور وہ باتیں معلوم کرنا ہوں گی جو براہ راست میں معلوم نہیں کر سکتا. آفس میں یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو وہاں میری موجودگی برداشت نہیں کریں گے, تاوقتیہ کہ میں قانونی طور پر مالک بن کے قدم نہ رکھوں. اب تم ایک کام کرو, مجھے تمام نئے پرانے کارکنوں کے نام اور پتے لا دو. لیکن آفس تو بند پڑا ہے سر. اس نے پہلی بار مجھے سر کہا. ذہنی طور پر اس نے مجھے وزیر خان کی طرح کمپنی کا مالک مان لیا تھا. بھائی غلام علی صاحب, یہ سرور نہیں چلے گا میرے ساتھ. آپ والد صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں, وہ آپ پر اعتماد کرتے تھے اور آپ وفادار اور وفادار آدمی ہیں. میرے لیے آپ قابل تعظیم ہیں. مجھے صرف سکندر کہیے. آفس تو 1-2 روز میں کھل جائے گا. ہر دفتر کی طرح یہاں اسٹاف کے بارے میں تمام قواعد کسی رجسٹر میں موجود ہوں گے. میرا خیال ہے یہ رجسٹر شروع سے اب تک وہی ہوگا. اس کی نقل بنانا ویسے تو مشکل ہوگا. اگر آپ فوٹوسٹیٹ کاپی بنوا لیں تو آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو سکتا ہے. آپ کو رجسٹر باہر لانے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوگی؟ دشواری کیسی سکندر صاحب, وہ سب تو میرے پاس موجود ہے. اس میں ان لڑکیوں کے بھی نام ہونے چاہیے نا جو مینیجر کے ساتھ رہیں اور پھر بدنام ہو کر چلی گئیں یا نکالی گئیں. سب ہے جناب, نام, پتہ, تقرری کی تاریخ, دفتر چھوڑنے کی تاریخ اور اسباب, استعفیٰ, برطرفی یا انتقال وغیرہ, یہاں تک کہ تاریخ پیدائش اور ولدیت بھی لکھی ہے. درست. اب میرا پتہ اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لو. ایک نمبر ہے میرا SSP ضامن رضوی صاحب کے گھر کا, دوسرا مسٹر عبد الودود منظر کا اور تیسرا مس رابعہ قاری کا. یہ دونوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں اور میرے مقدمات کے وکیل ہی نہیں, میرے کلاس فیلوز اور دوست بھی ہیں. وہاں سکندر صاحب, اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو بھلا آپ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس نے جیب سے ایک پرس نکالا اور اس میں سے ایک خستہ حال ٹیلی فون نمبر کی بک برآمد کی اور بہت سے نمبروں کی قطار کے آخر میں میرا نام اور میرے دیے ہوئے نمبر نوٹ کر لیے. پھر اس نے ایک پرزے پر اپنا نام پتہ لکھ کے میرے حوالے کیا. میں ہوں تو غریب آدمی, گھر پر کوئی فون بھی نہیں, لیکن جو نمبر میں نے لکھا ہے وہ میرے گھر کے قریب ایک کیمسٹ کا ہے. یہ میرے بھائی کی دکان ہے. میں نے پرزے کو دیکھا. اس پر انعام کیمسٹ کا فون نمبر تھا جو کرشن نگر میں سوری بلڈنگ کے پاس تھا. وہیں غلام علی کا مکان بھی تھا. میں نے پرزے کو احتیاط سے جیب میں رکھ لیا. پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی. غلام علی, یہ کمپنی اب کس قسم کی مشینیں اور آلات بنا رہی ہے؟ فیکٹری کہاں ہے؟ فیکٹری تو بند نہیں ہوگی. فیکٹری کو بند ہوگی جناب, اس کے مالک تھوڑی فوت ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ فیکٹری کا مالک کوئی اور ہے کیا؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں معلوم جناب. فیکٹری اب شادرے میں ہے لیکن اسے تو 2 سال پہلے فروخت کر دیا گیا تھا. معلوم نہیں ایسا کیوں کیا گیا. پہلے ہم خود اپنی مشینیں اور آلات بناتے تھے اور باہر بھیجتے تھے, خراط مشین, ڈرل مشین اور ان کے پرزے اور آلات. اب ہم صرف برآمد کرتے ہیں اور ایک طرح سے ڈسٹریبیوٹر رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے فروخت کے معاہدے میں کوئی ایسی شک ہو کہ کمپنی کے سوا کوئی ان مشینوں کو فروخت یا برآمد نہیں کرے گا. اگر فیکٹری واقعی بک چکی ہے تو معاہدے میں کوئی ایسی شک نہیں رکھی جا سکتی جس کی روز سے نیا مالک اپنا مال ہمارے ذریعے سے نکالنے کا پابند ہو. میں نے مایوسی سے کہا, ممکن ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو. بیچنے کے بجائے فیکٹری کو کسی تیسری پارٹنر کے سپرد کر دیا گیا ہو جو اپنے طور پر فیکٹری کے امور کا نگراں ہو. فرض کرو میر شرافت علی نے کاروبار کے 3 حصے کر دیے اور ہر حصے کا نگراں الگ کر دیا. پروڈکشن الگ, سیلز الگ اور اکاؤنٹس الگ.
सेल्स, मार्केटिंग और सेल प्रमोशन का शोबा उसने अपने पास रखा हो और अकाउंट्स का जिम्मेदार मेरे वालिद मरहूम वजीर खान को बना दिया गया हो, सिर्फ दस्तावेजात और हिसाबात पर दस्तखत करने के लिए, क्योंकि अकाउंट्स के सरबरा के पास अपनी मेज पर बैठ के जमा तफरीक के अदाद शुमार देखते रहने के सिवा कोई काम नहीं होता, और ये काम भी मातहत करते हैं या मशीनें करती हैं। अहम शोबे प्रोडक्शन और सेल्स के थे। सेल प्रमोशन के नाम पर वो दुनिया में हर जगह जा सकता था, अपने एजेंट मुकर्रर कर सकता था और इस तरह अपने राब्ते को इस्तेमाल कर सकता था ताकि उसका नाजायज कारोबार फैले। प्रोडक्शन वाले मशीनों की जगह कुछ और बाहर भेजते होंगे। नाजायज कारोबार स्मगलिंग ही का हो सकता है, और यहाँ से अमेरिका और यूरोप क्या स्मगल किया जा सकता है? मेरी अकल तो अंदाजा करने से कासिर है जनाब, गुलाम अली ने थूक निगलते हुए कहा। बल्कि माउफ है, कितने इत्मीनान से मैं यहाँ मुलाजमत कर रहा था और खुश था कि रिस्क़े हलाल खा रहा हूँ। बदबख्तों ने अपने साथ मेरी आकिबत भी खराब कर दी। स्मगलिंग? तोबा तोबा, तुमने नादानस्ती में ऐसा किया था गुलाम अली। खुदा नियत को देखता है, और तुम स्मगलिंग में मुलविस नहीं हुए। यहाँ से ना सोने की स्मगलिंग होती है, ना मुल्की मसनूआत की, ना आर्ट की और ना नवादरात की। मुल्क दुश्मन अनासर करेंसी की स्मगलिंग करते हैं और समाज दुश्मन बल्कि इंसानियत दुश्मन अनासर मंशियात की स्मगलिंग। मंशियात में खतरात ज़्यादा हैं, मगर यही कारोबार इतने मुनज़्ज़म पैमाने पर होता है और उसमें मुनाफा भी इतना ही ज़्यादा है। चरस, हशीश और हेरोइन के धंधे में लाखों से करोड़ों बनाए जाते हैं, और यह हो सकता है कि मशीनों के क्रेट किसी तरह मंशियात बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रहे हों। क्या मेरे माबूद! गुलाम अली ने दोनों कानों को हाथ लगा के फरियादी लहजे में कहा, मुझे हराफत से बचा, मेरे छोटे छोटे बच्चों का वाली वारिस तू ही है। घबराओ मत गुलाम अली, इत्मीनान से काम करते रहो जैसे आज तक करते आए थे। अब तक तुम बेखबरी के अंधेरे में थे, अब खुदा ने तुम्हें मौका दिया है कि इस बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी अकल और तवानाई का सही इस्तेमाल कर सको। तुम मेरे हाथ मजबूत करो, इंशाल्लाह तुमको इसका सिला मिलेगा, अल्लाह की तरफ से भी। और मैं तो उसे सिला नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कामयाब हुआ तो मुझे पुरानी वजीर खान एंड कंपनी कायम करने के लिए एक ईमानदार, मुखलिस और काबिल एतमाद टीम की जरूरत होगी, जिसकी कमान तुम करोगे। तकदीर ने साथ दिया और मैं मालिक बना तो तुम मैनेजर बनोगे। गुलाम अली का चेहरा फरत जज्बात से तमतमाने लगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उसने बमुश्किल तमाम कहा, मैंने जो काम बताए हैं वो याद रखना। फोन तुम किसी भी वक्त कर सकते हो और पैगाम छोड़ सकते हो, अगर मैं ना मिलूं तो। मैंने उठते हुए कहा, हाँ ये बताओ, तुम्हें कुछ मालूम है कि फैक्ट्री का मालिक कौन है? जी। उसने फिर जेब में से वही उड़े रंग वाला चर्मी पर्स निकाला। ये उनका कार्ड है, इसमें सब कुछ है, नाम, पता, फोन नंबर वगैरह। कार्ड पर नजर डालते ही मेरी निगाहों के सामने एक खैराकुन रोशनी आ गई। फिर दूसरी सर्च लाइट की चकाचौंध ने मेरे सामने अंधेरे की एक चादर तान दी, और उस चादर से एक हाथ निकला जो नायलॉन की डोरी से बंधी हुई कॉर्क की सख्त गेंद को बड़ी महारत से एक दायरे में गर्दिश दे रहा था। फिर बैठ गया। कार्ड पर लिखा था, चौधरी दिलावर, प्रोप्राइटर MWD इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स। सिकंदर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गुलाम अली की पुरतशवीश आवाज आई। मैं फौरन संभला। हाँ, तबीयत को क्या होना है? दरअसल मुझे ख्याल आ गया कि हम बिल अदा किए बगैर जाने के लिए खड़े हो गए थे। बात तो कुछ नहीं, मगर सुबकी होती। गुलाम अली ने इत्मीनान का सांस लिया। वो आसानी से शक में मुब्तला हो जाने वाला शख्स था और इतना सादा दिल और सादा लौ था कि आसानी से मुतमईन भी हो जाता था। जब वेटर बिल की बकाया रकम लाने गया तो यकलख्त मुझे एक और ख्याल आया। मैंने कार्ड निकाल कर देखा। गुलाम अली, ये MW तो पहले भी था, यानी मीर वजीर। डी इसमें दिलावर के नाम का है, जिसका मतलब ये हुआ कि MWD एक ही कंपनी है और ये तीनों उसके हिस्सेदार हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। तुम अपना काम कल तक मुकम्मल कर लोगे क्या? वो तो जनाब मैनेजर के आने पर है, देख लेते हैं। अगर आज वो आ गया तो कल तक फहरिस्त आपको मिल जाएगी। मैनेजर आ गया था। जब हम वापसी पर मीर वजीर एंड कंपनी के सामने से गुजरे तो नीचे सड़क के किनारे एक नीले रंग की टोयोटा क्राउन गाड़ी खड़ी थी। गुलाम अली ने मुझे बताया कि ये चारों दुकानें जो ऑफिस के नीचे हैं अपनी ही हैं और गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। पहले इनको किराए पर हासिल किया गया, फिर खासी कीमत देकर खरीद लिया गया, लेकिन उनको आज तक खुलते बंद होते नहीं देखा गया। गालिबन दफ्तर के अंदर से ही कोई रास्ता था नीचे उतरने का। ये बात मैंने नोट कर ली और गुलाम अली से कहा कि वो 1 घंटे बाद आए, क्योंकि मैं मैनेजर से मुलाकात करना चाहता हूँ। वो सीधा निकल गया तो मैंने दरवाजे को धकेला और जीने पर कदम रखा, फिर ऊपर जा पहुंचा। जीने के दाएं बाएं 2 दरवाजे थे। दोनों के ऊपर सिर्फ 1 फुट चौड़ा शीशे का फ्रेम था। बाएं जानिब के शीशे पर सुर्ख रंग से लिखा था ऑफिस और दाएं तरफ के दरवाजे पर डायरेक्टर्स लिखा था। मैंने डायरेक्टर के कमरे का दरवाजा धकेला और अंदर से बंद पाकर दस्तक दी। 2 मिनट बाद एक लड़की ने दरवाजा खोला और मुझे हैरानी और खफकी से देखा। वो कोई एंग्लो इंडियन थी या गोवा की रहने वाली। स्कर्ट पहने हुए 22-24 साल की सांवली और भरे भरे बदन वाली लड़की, जिसके लिए लिबास बदन की नुमाइश का जरिया था। यस, क्या चाहिए तुम्हें?
वो अंग्रेजी में बोली, मुझे मिस्टर डिसिल्वा से मिलना है। सॉरी, वो अभी अभी यूरोप के दौरे से वापस आए हैं और आज किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन मैं उनसे पूछकर आपको कल के लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हूँ। आप यहाँ इंतजार करेंगे? करना ही पड़ेगा, मैंने कहा तो वो थोड़ा सा मुस्कुराकर वापस हुई। 10 सेकंड बाद मैं अंदर दाखिल हुआ और इस तरह कि उसे खबर भी ना हुई। कालीन पर बेआवाज कदमों से चलता मैं तकरीबन उसके साथ ही डिसिल्वा के कमरे में दाखिल हो गया। डिसिल्वा घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था और उसके पांव मेज पर रखे थे। उसने कोट उतारकर कुर्सी की पुष्ट से लटका दिया था और टाई ढीली करके कमीज का ऊपर वाला बटन खोल लिया था। उसकी सेक्रेटरी ने एक वाजिबी सी चीख मारी जो बरहमी, अफसोस और परेशानी की अलामत थी। वजाहत करना चाहिए कि मुझे उसने रोका था। फिर मुझसे मुखातिब हुई कि मैंने नामाकुलियत का सबूत क्यों दिया। फिर डिसिल्वा ने उसे रोक दिया, मेज पर से पैर नीचे किए और सीधा होकर बैठ गया। तुम पढ़े लिखे और मुहज्जिब आदमी नजर आते हो, उसने एक ग्लास के बाकी मांदा मशरूब को हलक से नीचे उतार के कहा। तुम्हें तजुर्बा नहीं हुआ कभी किसी बिजनेस एग्जीक्यूटिव के कमरे में जाने का? अक्सर हुआ है, मैंने कुर्सी घसीटकर बैठते हुए कहा। मैं 4 साल इंग्लैंड में भी रहा हूँ और हर जगह मैंने यही देखा है कि मालिक कभी अपने मातहतों के कमरे में जाने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लेते। ना लुक हियर मैन, तुम्हें कोई काम है मुझसे तो बोलो। उसने बुरा सा मुंह बनाया। मिस्टर डिसिल्वा, मैंने उसी बेनियाजी के साथ जेब से सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाया। मुझे यहाँ की सूरत हाल देखकर मायूसी हुई। ऑफिस बंद है, स्टाफ गायब है। क्या तुम्हें दिलावर ने इत्तला नहीं दी थी कि शराफत अली को कत्ल कर दिया गया है और तुम्हें फौरन वापस आ जाना चाहिए? अगर नहीं दी थी तो वो सख्त गैर जिम्मेदार आदमी है, और दी थी तो तुम। What is all this nonsense? Who the hell are you? वो मेज पर मुक्का मारकर बोला, टेक इट इजी मिस्टर डिसिल्वा, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, वजीर खान का बेटा सिकंदर बख्त। हस्ब तवक्को ये ड्रामाई ऐलान बम का धमाका साबित हुआ। एक लम्हे के लिए डिसिल्वा का सांस रुक गया और उसकी आंखें मुझ पर जम गईं। उसकी सेक्रेटरी का रंग उड़ गया। उसने फौरन मराजत इख्तियार की और निकलते हुए दरवाजा बंद कर गई। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? डिसिल्वा ज़हीन और होशियार आदमी था। उसने फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है मिस्टर सिकंदर। उसने कतई बदले हुए लहजे में कहा और हाथ आगे बढ़ा दिया। वेलकम टू पाकिस्तान। ओह नो, काश मैं पाकिस्तान ना आया होता। मीर शराफत अली का कत्ल, मैंने हाथ में लाके कहा। मुझे इसका बहुत अफसोस है। जब हैम्बर्ग में मुझे दिलावर का केबल मिला कि उसको किसी ने कत्ल कर दिया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। उसका तो कोई दुश्मन नहीं था। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन, परफेक्ट जेंटलमैन, मगर मैं फौरन वापस नहीं आ सकता था। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर है? आप पर? ओह नो। डिसिल्वा उछल पड़ा। उसने सीने पर उंगली से सलीब का निशान बनाया, लेकिन अदाकारी अच्छी होने के बावजूद मैं समझ गया कि वो जानते बूझते अनजान बन रहा है। ये कैसे हो सकता है? आप तो लंदन में थे। वो पुरानी बात है। ताज़ा तरीन बात यह कि पुलिस ने कत्ल का इल्जाम मुझ पर आयद किया था और मुझे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मैं जमानत पर रिहा कर दिया गया और अब मुकदमा चलेगा। लेकिन उससे ये हकीकत नहीं बदलती कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। ऑफ कोर्स, लेकिन मिस्टर सिकंदर, आप मेरी कानूनी मजबूरियों को दरगुजर करेंगे। अगर आपने कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत से विरासत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है तो मैं आपको मालिक तस्लीम करते हुए आपका हर हुक्म मानने का पाबंद हूँ। आप वो सर्टिफिकेट मुझे दिखा दीजिए। उसकी अदम मौजूदगी में अगर आपको इस दफ्तर की हदूद में कदम रखने से मैं रोकना चाहूँ तो मैं इसका मजाज हूँ। ऑफ कोर्स, मैं खुद भी कोई गैर कानूनी काम करना पसंद नहीं करता और इस फर्ज शनासी के मुजाहरे का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, विरासत के सर्टिफिकेट के लिए केस फाइल कर दिया गया है। उसमें वक्त तो लगेगा पर ज्यादा नहीं। बहुत से सीनियर एडवोकेट मेरी पैरवी कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, आपके हक मिल्कियत को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन वो मर्डर चार्ज बहुत सीरियस है और कौन कह सकता है कि फैसला क्या होगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएं, मगर यह कानूनी मामला है। कोई भी बात कब्ल इस वक्त आप नहीं कह सकते। हाँ, फांसी हो गई तो और बात है, लेकिन उम्र कैद की सूरत में भी मैं मालिक रहूंगा। ताहम किसी उलझन या कानूनी चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। उसने अपनी बात जारी रखी। आज तो आप सीधे अंदर आ गए, लेकिन अगली मर्तबा यह ख्याल रखिए कि विरासत का सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, वरना आपको ट्रेस पास करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। एक मौका क्यों दे रहे हो? इसी वक्त कोशिश क्यों नहीं करते? वो कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने झुककर खुली दराज में से कोई चीज निकाली। जब उसका हाथ बाहर आया तो मैंने देखा कि उसमें एक रिवॉल्वर था। उसने रिवॉल्वर को मेज पर रख दिया। नाउ प्लीज गेट आउट। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने दोनों हाथ फैलाकर उठते हुए कहा, यू आर द बॉस। मेरा लहजा इतना नॉर्मल और शरीफाना था कि मैंने अचानक मेज उल्टी तो वो संभल ना सका। रिवॉल्वर फिसलकर नीचे गिरा और मेज का कोना लगने से वो कुर्सी समेत पीछे गया, मगर कुर्सी के घूम जाने से गिरा नहीं। मेज फिर सीधी हो गई।
लेकिन उस पर रखा तमाम सामान टेलीफोन समेत नीचे गया तो आवाजों का मिला जुला शोर बुलंद हुआ। डिसिल्वा ने चीख कर कहा, "You bastard!" लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ न कह सका। मैं मेज के गिर्द घूमकर उसके मुकाबिल जा खड़ा हुआ था। उसने झुककर फिर रिवॉल्वर उठाना चाहा तो मैंने अपना पांव उसके हाथ पर रख दिया। उसका दूसरा हाथ ऊपर उठ गया था। मैंने उस हाथ को पकड़कर झटका दिया तो वो उलटकर कुर्सी के पीछे जा गिरा। उसी वक्त दरवाजा धमाके से खुला और उसकी सेक्रेटरी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई। डिसिल्वा ने उठने में बड़ी फुर्ती दिखाई और उठते हुए मेरे पेट में मुक्का मारा जो किसी पेशावर बॉक्सर का मुक्का था, और किसी आम आदमी के पेट में पड़ता तो वो वहीं ढेर हो जाता। लेकिन मैं बर वक्त ये वार सहने के लिए तैयार हो गया था। मुझे बदस्तूर अपने कदमों पर खड़ा देखकर डिसिल्वा हैरान हुआ। उसी वक्त मैंने अपने दाएं हाथ की खड़ी हथेली से उसके शाने पर वार किया। वो कराहा और उसका दाहिना आधा जिस्म दर्द की शिद्दत से मफलूज हो गया। वो सहारे के लिए झुका और कुर्सी पर गिर गया। सेक्रेटरी को अचानक एहसास हुआ कि उसके फराइज चीख मारने पर खत्म नहीं हो जाते। वो वापस पलट के भागने वाली थी कि मैंने उसको जा लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे डिसिल्वा की तरफ फेंक दिया। उसने दूसरी चीख बुलंद की जो बिल्कुल हकीकी खौफ की वजह से निकली थी। वो मेज से टकराई और कालीन पर गिर गई। तुम्हारी ये सेक्रेटरी नाजुक और नाहल है। इसको बाहर के कमरे से ही पुलिस को फोन करना चाहिए था। और तुम मालिकों को कभी शहजादा मत समझना मिस्टर मैनेजर। बाज मालिक अपनी हैसियत को कानून की मदद के बगैर भी तस्लीम कराना जानते हैं, जोरे बाजू से। मैंने ब्लैक बेल्ट के लिए कोशिश नहीं की, वरना ले सकता था, मगर मैं हथियार के बगैर लड़ने के फन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे यकीन आ गया है कि तुमने मीर शराफत अली को जरूर कत्ल किया होगा, लेकिन मैं तुमसे समझ लूंगा। मेरा नाम भी डिसिल्वा है और मेरा नाम सिकंदर है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर। मैंने रिवॉल्वर उठाते हुए कहा, तुम अगर इस यकीन की बुनियाद पर अदालत में मेरे खिलाफ बयान देने के लिए आना चाहो तो जरूर आना। तुम्हारी ये सेक्रेटरी 10 मिनट में उठ खड़ी होगी। उस वक्त तक तुम भी हिलने जुलने के काबिल हो जाओगे। चाहो तो पुलिस को कॉल कर देना। तुम्हारे लिए कुछ साबित करना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त मैं दूसरी जगह हूँ जहाँ मेरी मौजूदगी के गवाह वकील और डॉक्टर किस्म के मोतबर लोग हैं। मैंने रिवॉल्वर को खाली करके गोलियां जेब में डाली, रिवॉल्वर को रुमाल से साफ किया और डिसिल्वा की तरफ फेंक दिया। आशारिया 32 की गोलियां हमारे काम आ सकती थीं, मगर उस वक्त मैंने उनको मुट्ठी में यूं रखा जैसे मेरा इरादा बाहर जाकर उनको फेंक देने का है। उसके बाद मैं इत्मीनान से नीचे उतर गया। माल रोड चंद कदम के फासले पर थी और रीगल के बस स्टॉप पर मुझे रिक्शा मिल गया, जिसने 11 बजे मुझे मेयो अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल के अंदर फिरने वाले एक बच्चे से मैंने 2 उर्दू के और एक अंग्रेजी का अखबार खरीदा और अमराज़े क़ल्ब के वार्ड में जा पहुंचा तो मुझे मोहसिन और राबिया बरामदे में खड़े दिखाई दिए। अभी तक तो सब खैरियत है, राबिया ने मेरे पूछने पर कहा। डॉक्टर 24 घंटे पूरे होने से कबल कोई बात यकीन के साथ बताने के लिए तैयार नहीं और ना एक नजर देखने की इजाजत देने के लिए। मेरा ख्याल है तुम घर जाओ, कुछ देर आराम कर लो। रात भर जागती रही हो, शाम को आ जाना। जागते तो तुम भी रहे हो, वो बोली, लेकिन मेरे और मोहसिन के इसरार पर वो जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कहा कि अभी तो हम यहाँ मौजूद हैं और अगर गए भी तो एक साथ नहीं जाएंगे या वक्फे वक्फे से चक्कर लगाते रहेंगे। उसके जाने के बाद मैं और मोहसिन बरामदे के सामने मुख्तसर से पार्क में लगी हुई बेंच पर जा बैठे।